देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया। आयुष मंत्रालय और गुजरात सरकार ने भारत में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में 2 प्रासंगिक विकासों पर चर्चा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के महत्वपूर्ण कार्यक्रम और सम्मेलन का आयोजन ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट द्वारा किया गया। Prime Minister Narendra Modi and WHO Director General for opening the Global Center for Traditional Medicine. It is my great pleasure to join you on this auspicious occasion. The emergence of COVID-19 pandemic has showed us the need to revisit our focus in ensuring good health and well-being of our people. I believe if the traditional medicine is practiced in tandem with the modern medicine, we may expect better outcome in ensuring basic health care for all, as envisioned in the SDG Goal 3. In this regard, I would like to thank WHO for playing its due role in combating the COVID-19 pandemic. I have the honor of conveying the warm greetings and good wishes of my King, the Queen and people of Bhutan. Although virtual, I am really excited to be part of this landmark initiative that is taking place in Gujarat today. The coming about of the WHO Global Center dedicated to traditional medicine, first of its kind, means a lot to us here in Bhutan. Thank you for giving me this opportunity to be part of this historic event. History has it that our country is also referred as the land of medicinal plants. This is because Bhutan's high mountains and valleys are fertile for varieties of medicinal plants and herbs, and we Bhutanese at large attach lots of spiritual values to it. And for me personally, anything that contributes to a progressive healthcare and healing is an area that touches my heart the most. On this occasion, I congratulate the Government of India and the WHO for this worthy initiative that will go a long way in the promotion and development of traditional medicine, including the Ayurveda for the well-being of the mankind. As global health problem continue to increase, the role of traditional medicine is vital in ensuring holistic health care, including affordable health care, prevention of diseases, wellness and overall. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, निरोगी रहना जीवन के सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन वेलनेस ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ये सिर्फ एक संस्थान का शिलान्यास नहीं हुआ है, लेकिन मैं विश्व भर में प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करने वाले, परंपरागत चिकित्सा में विश्वास करने वाले हर किसी को कहना चाहता हूं कि आज जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस कालखंड में ये जो शिलान्यास हुआ है, वो शिलान्यास आने वाले 25 साल के लिए विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के युग का आरंभ कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये ग्लोबल सेंटर वेलनेस के क्षेत्र में जामनगर की पहचान को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई देगा। साथियों, डिसीज फ्री रहना, निरोगी रहना जीवन की सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन वेलनेस ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए। साथियों, वेलनेस का हमारा जीवन में क्या महत्व है, ये हमने कोविड पैंडेमिक के इस दौर में अनुभव किया है।
विश्व को आज हेल्थ केयर डिलीवरी के नए आयाम की तलाश है। मुझे खुशी है कि इस साल के आवर प्लेनेट आवर हेल्थ ये नारा देकर डब्ल्यूएचओ ने भारत का वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन को आगे बढ़ाया है। मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस, एनवायरमेंटल हेल्थ, करुणा, सहानुभूति, शीलता और उत्पादकता सब कुछ इसमें शामिल है। इसलिए हमारे आयुर्वेद को जीवन के ज्ञान के रूप में समझा जाता है और हमारे यहां जितनी प्रतिष्ठा 4 वेदों की है वैसे ही आयुर्वेद को 5वां वेद कहा जाता है। साथियों, आज आधुनिक दुनिया की जो लाइफस्टाइल है, जो नई नई बीमारियां हम देख रहे हैं, उससे पार पाने के लिए हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अच्छी हेल्थ का एक सीधा संबंध बैलेंस्ड डाइट से है। हमारे पूर्वज यह मानते थे कि किसी भी रोग का आधा उपचार बैलेंस्ड डाइट। जेपी नड्डा ने राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। करीब 3 घंटे से ज्यादा राजस्थान की राजनीतिक हालत पर चर्चा की गई। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर यह चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार हाल ही में बीएल संतोष के राजस्थान दौरे में मिले फीडबैक के आधार पर बैठक में चर्चा की गई। आपसी मतभेद खत्म करने पर जोर दिया गया। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर विषय को बड़ा मुद्दा बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 10,000 करोड़ रुपए की सीधी मदद दी गई, तो साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया गया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसकी जानकारी दी। को जो पहले 2017 के बाद 2018 के तहत किया गया, इसका जो चीफ ऑब्जेक्टिव था, जो इसका मुख्य काम था, वो था कि न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी पोषण का जो स्तर है उसको बढ़ाना बच्चों में, देश भर के बच्चों में। और स्टंटिंग की वजह से या अल्प पोषण की वजह से जो बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास कम हो पाता है, उसके ऊपर ध्यानपूर्वक काम किया जाए। और जो आज 35% के आसपास है, उसको 38.4% से घटाकर उसको हमें आने वाले समय में 2022 तक 25% करना था। ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। वो ध्यान रखते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कन्वर्जेंस तमाम स्कीमों की इसमें की गई। और ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके अंदर जो पोषण का दर है उसको बेहतर करने के लिए काम किया गया। कई सारे मंत्रालय इसमें जुड़े और उन मंत्रालयों के जुड़ने से जो है इस स्कीम को आगे बढ़ाया गया। जो नोडल एजेंसी, जो नोडल बॉडी है इसमें, वो उसमें है आंगनवाड़ी सेंटर्स। और आंगनवाड़ी सेंटर्स के जो काम करने का तरीका है या जो भी उनकी तकलीफें हैं, उसको सोशल ऑडिट के माध्यम से जांच पड़ताल और उनके दुख दर्द को भी समझने का काम किया जाए। और आईसीटी जो है यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आईपैड्स हैं और अन्य चीज़ें हैं, उसके माध्यम से, इन तकनीकों के माध्यम से इन सब आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाए और वजन लेने का काम और ये सब वो करके आगे सरकार तक पहुंचाए, जिसकी वजह से बेहतर मैपिंग हो सके कि स्कीम्स कितना चली हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान, पीडीएस स्कीम, आप सबने देखा कोरोना के समय पर जिस प्रकार से और आज तक जो है सरकार जो है वो पीडीएस स्कीम चला रही है। फ्री राशन पूरे देश भर में हर जिले में बांटा जा रहा है, वो स्कीम भी इस स्कीम का हिस्सा है। और न्यूट्रिशन नेशनल हेल्थ मिशन NHM, क्योंकि NHM के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी है, रूरल हेल्थ मिशन है, गांव देहात के अंदर जो लोगों को दवा और सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, वो सब भी इसी बड़ी पोषण अभियान।
बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा कि सीजनल दंगे कराने में कांग्रेस का हाथ है, तो साथ ही कहा कि कांग्रेस के समय में देश में लगातार बड़े दंगे हुए। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी है। जो पिछले 7 दशकों से इस देश के अंदर वोट बैंक की विभाजनकारी राजनीति करते रहे लोग आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, उन्हें ना इस देश की तरक्की अच्छी लग रही, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति के कारण उन्होंने देश में इतनी, मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो श्रीमती सोनिया गांधी हो, दिग्विजय जी हो, ओवैसी साहब हो, कि देश के अंदर दंगों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो सीजनल दंगे करवाने में कांग्रेस का, बड़े बड़े दंगे अगर मैं याद करूं कि 1966 में जिस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के साधुओं पर, देश की सदन के बाहर सिर्फ इसलिए गोलियां चलाई थी कि वो गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग कर रहे थे, जो सदियों से इस धरती की सोच रही है। मैं याद कराना चाहता हूं कि इस देश के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी के पति व राहुल गांधी जी के पिता ने दिल्ली की रामलीला ग्राउंड के अंदर खड़े होकर जो सांप्रदायिक भाषण दिया था कि जब एक पेड़ गिरता है और धरती हिलती है। दिल्ली में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के मामले पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने पहले कहा था, हम पर्व को पर्व ही समझकर मनाएं तो बेहतर होगा, पर्व का राजनीतिकरण ना हो। लेकिन एक तत्व जो सदा इस पर तत्पर है कि वे किसी न किसी तरह से विवाद और विभाजन की राजनीति करें, लेकिन देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री ने एकीकरण का कार्य किया। जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश, मैंने उस दिन भी आपसे ये कहा था कि हम पर्व को पर्व ही समझ करके मनाएं तो बेहतर होगा, पर्व का राजनीतिकरण ना हो, त्योहारों का राजनीतिकरण ना हो। लेकिन कुछ एक तत्व जो सदा इस पर तत्पर रहते हैं, न किसी तरह विवाद की राजनीति करे, विभाजन की राजनीति करे, जब कोई वो मुद्दा नहीं मिलता तो उस मुद्दे को मैन्युफैक्चर करने का प्रयास करते हैं, ये उनके लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि देश की आम जनता ये समझती है कि मोदी जी ने जिस ईमानदारी से एक डोर में देश को बांधा है, और हमने उसके चश्मदीद गवा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पूर्व से पश्चिम और पूर्व उत्तर तक जहां भी प्रधानमंत्री गए हैं, मोदी मोदी के नाम से सब लोगों ने उनका स्वागत किया और एक साथ जुड़ जाते हैं। और इसलिए ये जो एकीकरण का कार्य, देश की बात में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच लगातार जारी है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि धर्म के नाम पर लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। मोर देन सेटिस्फाइड, क्योंकि वो जो दिल्ली पुलिस ने रोल अदा किया उस दिन, दीवार बन के खड़े हो गए, खुद इंजर्ड हुए, इवन फायर भी लगा एक ऑफिसर के, तो अभी भी वो लगे हुए हैं। हमने तो, मैं तो और सब ने यही अर्ज़ की है कि गुनाहगार बचे ना, मासूम फंसे ना। इस बार तय तक जाओ, बीमारी की जड़ तक जाओ कि इनके बिहाइंड कौन है, ये बात चलती कहाँ से है। और शुक्र है भगवान का कि उस दिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंसान जान ले, छोटी छोटी धर्मों के नाम पे, सियासत के नाम पे, इतना भी सस्ता इंसान की ज़िंदगी नहीं है, बहुत महंगी है, बहुत प्राइसलेस। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि धर्म विशेष को देखकर किसी की गिरफ्तारी नहीं है, जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हुई है, और ये इस बात को सबको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज भी क्यों ना हो। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो, नहीं तो इंतज़ार ही करते रहेंगे। अदलो इंसाफ अगर चाहते हो तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। वो किसी भी धर्म का हो बंदा, तो वो धर्म वाले सपोर्ट ना करो। अगर वो मुजरिम है,
अगर मासूम है तो उसके पीछे ज़रूर जाओ, अगर मुजरिम है तो ना। दूसरी बात, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश की मौजूदा स्थिति पर देश के नागरिकों के नाम एक खुला पत्र लिखा। इस पत्र में नड्डा ने विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नड्डा का पत्र देश के मौजूदा सांप्रदायिक तनाव पर 13 राजनीतिक दलों के पत्र के जवाब में लिखा गया। इस पर बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि देश का विभाजन करने वालों को जनता ने ही सजा दी है। जिन्होंने इस देश के अंदर 84 के दंगे हो, 1966 में कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी ने संतों पर गोली चलाने का काम किया हो, या देश के अंदर गुजरात हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, कश्मीर घाटी हो, भागलपुर हो, हुबली हो, एक लंबी फहरिस्त दंगों की, यानी जाति से धर्म के आधार पर जिन्होंने विभाजनकारी राजनीति की है, जनता ने अब उनको एक किनारे आइसोलेट करके खड़ा, दंगे कराए जा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश के नाम पत्र लिखा है, और वास्तव में ये पत्र नहीं, एक सच्चाई है कि अब कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वामपंथी हो, वो आइसोलेट हो गए, क्योंकि उन्होंने देश को विभाजन करके जाति धर्म में बांटकर राजनीति की है, शासन किया है। और अब आज का युवा अवसर चाहता है, आज का युवा बाधा नहीं चाहता है, आज का युवा विकास चाहता है, विभाजन नहीं चाहता है। लेकिन ये जो विभाजनकारी शक्तियां अभी कुछ दिनों से दोबारा से सक्रिय हो गई हैं, और उन्होंने देश के सहित देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी इस तरह के षड्यंत्र रचने का काम किया है। एक धर्म के आधार पर ही नहीं, बल्कि वो तिरंगा को लेकर भी चल रहे थे। तिरंगे पर भी पथराव हुआ है, पुलिस पर भी पथराव हुआ है। अगर वो लोग जिन्होंने दिल्ली पुलिस की त्वरित कार्रवाई की अभी तक प्रशंसा नहीं की है, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के एक्शन को अभी तक सराहा नहीं है, और दंगाइयों की वो चिंता कर रहे हैं कि इसको गलत गिरफ्तार किया है, इसको क्यों गिरफ्तार किया है, तो इस तरह की मानसिकता वही है जो देश के टुकड़े टुकड़े। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला। मंगलवार को कटिहार में बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि तबाह और बर्बाद करने की नीयत रखने वालों के अंदर जिन्ना का डीएनए है। अब ये हमारे देश में नहीं चलेगा। भारत में हमारी टॉलरेंस की कोई परीक्षा ना ले, परीक्षा लेने का समय बीत रहा है। आजादी के बाद पाकिस्तान में हमारे मंदिर टूट गए। भारत में दिनों दिन मस्जिदों की संख्या 3000 से बढ़कर 3 लाख के करीब हो गई, लेकिन आज तक हमने इस संदर्भ में कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की। के जहांगीरपुर में हनुमान जयंती पर कातिलाना हमला ये साबित करता है कि देश को अस्थिर करना और अपनी ताकत को दिखाना, और इन घटनाओं के बाद देश के कुछ जिन्ना के सोच वाले लोग जब कहते हैं कि उस गली होकर के क्यों जाता जुलूस, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1947 में धर्म के आधार पर। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी खुद के दामन में झांकने के बजाय दूसरों पर सिर्फ आरोप लगाना जानती है। बीजेपी आज जो कर रही है उससे आने वाला देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है। देखिए, हमारा मानना है कि अगर कोई भी हिंसक भीड़, चाहे वो हिंदुओं की हो चाहे वो मुसलमानों की हो, अगर वो बिना लाइसेंस की बंदूकें लेके, हाथ में तमंचे लेके, खुली तलवारें लेके, बेसबॉल के बैट लेके घूम रहे हैं, तो पुलिस को उन्हें तभी गिरफ्तार करना चाहिए था, चाहे वो कोई भी हो। अगर मस्जिद के ऊपर पत्थर इकट्ठे हुए तो पुलिस को उस पर तभी कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस को इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था कि अब इनके बीच में झगड़ा होगा, टीवी पे खबरें चलेंगी,
एक राजनीतिक दल को फ़ायदा होगा और तब जाके जो है वो कार्रवाई कराई जाएगी। ये ठीक नहीं है। ऐसे सेंसिटिव इलाके में जहाँ 2 साल पहले दंगे हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं, लोगों के पूरे काम धंधे खराब हो गए हैं, वहाँ पे पुलिस को कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए थी। आप आज एक कट्टा बंदूक का या एक देसी कट्टा आप ले लें तो आपको 10 साल की सज़ा है, और वहाँ पे तो सैकड़ों लोग तलवारें और देसी कट्टे लेके घूम रहे हैं। तो पुलिस ने उनको क्यों नहीं पकड़ा उस वक्त? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये तो नॉन वेरिएबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बिल्कुल नहीं की। देखिए, ये बात तो मुझे लगता है कि एक सिपाही को भी मालूम है कि अगर पब्लिकली कोई लोग वेपन, फायर आर्म्स लेके घूम रहे हैं और वो अनलाइसेंस्ड हैं, तो आप तुरंत उसको गिरफ्तार करोगे, आप आर्म्स के एक्ट के अंदर उसका मुकदमा बनाओगे, इसके लिए उम्र कैद की सज़ा है। आपने तो कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद दंगा हुआ, दंगे के बाद वो खबर टीवी में चली, उसके 2 दिन बाद आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और जब घटना घट गई उसके बाद कार्रवाई करने का क्या फ़ायदा है? कार्रवाई तो बाद में तब होती है जब पुलिस मौजूद नहीं होती। वहाँ तो पुलिस मौजूद थी। आप कह रहे हैं पुलिस के ऊपर हमला किया गया, इसका मतलब पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने पहले इसको रोका नहीं। जब दंगा हो गया तो पुलिस के जो छोटे अफसर हैं वो इसके शिकार बन गए। इसका मतलब जो पुलिस के आला अफसर हैं, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बेचारे छोटे सिपाही लेवल के अफसरों को बलि का बकरा बनाया, जो कि बहुत गलत है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक भी केंद्र सरकार या भाजपा की तरफ से ये नहीं बताया गया कि चुनाव कब कराए जाएंगे। जिस तरीके से ये लोग बढ़ रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि ये चुनाव कराने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं। ये लोग उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि माहौल जो है भाजपा के पक्ष में आए तो ये चुनाव कराएंगे। अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो नहीं किया गया है। 272 सीटों को 250 क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया गया। बताइए, 272 को 250। वहीं महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ बीजेपी के पोल खोल अभियान के बस पर मुंबई के चेंबूर इलाके में हमला किया गया। मुंबई पुलिस ने इस हमले के मामले में 4 आरोपियों की पहचान कर ली है। इसको लेकर बीजेपी नेता प्रसाद लाड ने कहा कि सरकार अपनी पोल के खुलने से डर गई है। ये पीछे से वार करने वालों का काम है। इस पोल खोल यात्रा से माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जो महानगर पालिका के 3 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार निकाले हैं, उसकी सीढ़ी इस गाड़ी से हम लोग सर्वसामान्य जनता तक ले जाने वाले थे और महानगर पालिका का पोल खोल करने वाले थे। इस तरीके का पत्र देखिए हमने कल पुलिस स्टेशन को दिया था। उसके बावजूद अगर इस गाड़ी के ऊपर हल्ला होता है तो ये हल्ला पुलिस और शिवसेना के संगनमत से किया हुआ हल्ला है। इस हल्ले को हम भैड़ हल्ला बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आके वार करो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। और इसी के साथ ही देश की बात में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।